नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट को लेकर अगले 1 साल तक सभी प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति के निर्णय को अत्यंत सराहनीय बताया है। आपको बता दें कि बजट में राज्यों को 50 साल का ब्याज मुफ्त कर्ज और 1 साल के लिए बढ़ाने से व्यवस्थापना विकास कार्यों को विस्तार मिलेगा। इस बजट को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह बजट भारत की नींव मजबूत करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को इस बजट से काफी लाभ मिलेगा। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संसद में पेश केंद्रीय बजट को सच्चे मायने में अमृतकाल का बजट बताया। साथ ही बजट समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र को समर्पित है। ने करा है जो कि उन्होंने आई थिंक 2 लाख के ऊपर में करा है। 7.50% वो दे रहे हैं ब्याज की दर। ये बहुत अच्छा है। बजट बहुत अच्छा है। स्पेशली हम लोग जो न्यू स्मार्टफोन बायर्स है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स ईवीज जो नहीं आ रही है उसमें हमको 30% का ऑफ देखने को मिल रहा है, जो कि एक ईवी के लिए जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ये बजट युवाओं के लिए खासतौर पर निराशाजनक है, क्योंकि जिसमें रोजगार के सर्जन होने चाहिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन लास्ट में सरकार को ये अंतिम साल में ये भले 2 करोड़ रोजगार का सर्जन ना होता, कुछ ही सर्जन होते, लेकिन इसमें युवाओं के रोजगार को लेकर मुझे कुछ बजट में दिखा नहीं। देखिए, ये जो बजट आया कल, इसमें गरीब आदमियों के लिए बहुत ही निराशाजनक है। महंगाई के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं वो किया, कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं बनाया, बेरोजगारों के लिए रोजगार के लिए इन्होंने कुछ नहीं बनाया। कई चीजें, कई खामियां इन्होंने सिर्फ जो बजट बनाया है धन्ना सेठ पूंजीपतियों के लिए ये बजट बनाया गया है। सर, हमें तो कोई फायदा नहीं मिला है। हम गृहिणी हैं और हम लोगों को जो है थोड़ा सस्ता सामान होना चाहिए। सिलेंडर, गैस, ये सब चीजें बहुत महंगी हो गई है, तो गृहिणियों पे सर इसका बहुत असर पड़ा है। बहुत अच्छा है, स्पेशली लेडीज के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने करा है, जो कि उन्होंने आई थिंक 2 लाख के ऊपर में करा है। 7.50% वो दे रहे हैं ब्याज की दर। ये बहुत अच्छा है कि ये बजट नए भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट है। इसकी रूपरेखा, इसकी एक कवायद की गई है और अमृतकाल का विजन, जो तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, एक मजबूत भारत का निर्माण करना है, इसकी एक मजबूत नींव रखने का काम और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। साथ ही बच्चों के लिए भी देश भर में डिजिटल नेशनल लाइब्रेरी बनाए जाने का जो प्रावधान किया गया है, वो शहर और गांव दोनों ही जगह पर होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत को बढ़त दिलाने के लिए देश में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के युवाओं को पढ़ाई का विश्व स्तरीय जो ज्ञान है उनको प्राप्त हो, विश्व स्तरीय जो शिक्षा है वो उनको प्राप्त हो। तो सीएम धामी ने जोशीमठ में आ रही दरारों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी शहर हैं वो पहाड़ों पर बने हुए हैं, जितने भी शहर हैं वो पहाड़ों पर बने हुए हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर जो भी विकास कार्य हुए हैं या हो रही हैं, वो हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का समन्वय करते हुए कराते हैं। 8 संस्थान मिलाकर उस पर काम भी कर रहे हैं और उसमें से कुछ भारत सरकार के संस्थान भी हैं। उन्होंने कहा कि अभी 8 संस्थान जोशीमठ में अपना सर्वेक्षण कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद आगे हम इसको बढ़ाएंगे। जोशीमठ को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि जोशीमठ को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था, जब केंद्रीय बजट
2023-24 के दौरान वो बात कर रहे थे, तभी उन्होंने जोशीमठ का भी जिक्र किया और कई बातों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम धामी ने जिक्र किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकासनगर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जिला कारागार का निरीक्षण कर कौशल विकास योजना के तहत कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि कारागार में बंद कैदी अपने हुनर के चलते विभिन्न रोजगार पाकर कार्यक्रम से जुड़कर विभिन्न उत्पादों का निर्माण भी कर रही हैं। वहीं कैदियों के लिए भी कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। साथ ही ड्रग फ्री कार्यक्रम के तहत उन्हें नशे से दूर रहने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैदियों को भी कौशल विकास योजना से जोड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आम बजट से असहाय और बुजुर्ग कैदियों की जमानत के लिए बजट की व्यवस्था की गई है, जो कि केंद्र सरकार का बेहतर प्रयास है। अभी चूंकि हमारे जो लोग बंद हैं तो सभी समाज के ही लोग हैं और जेलों में ये बड़ी समस्या है। जेल के लोगों को जब कोई जेल में बंद कैदी ड्रग्स एडिक्ट होते हैं तो उनके लिए व्यवस्थित उनको करना शुरुआती दिनों में काफ़ी कठिन होता है। और जो हमने देवभूमि ड्रग्स फ्री 2025 का संकल्प लिया है, इसमें सभी की भागीदारी होनी है। इसलिए सभी का हम आह्वान करते हैं, सबसे अपील करते हैं कि हर व्यक्ति इस अभियान में शामिल हो और सब लोग जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल बाजपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया। बता दें कि बाजपुर में अशोकनगर स्थित समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव के कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल ने बताया कि समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है। इस बार पार्टी युवाओं के साथ मिलकर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड में मजबूती का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी अभी बहुत मजबूती से उत्तराखंड में काम कर रही है और अभी नए युवाओं को हम ज्यादा जिम्मेदारी पार्टी में दे रहे हैं ताकि पार्टी पूरे जोश के साथ काम करे। और आज हमारे युवा नेता छोटे भाई श्री अपने अरविंद यादव जी के यहाँ पे आज आप देख रहे होंगे कि तमाम यहाँ युवा हमारे बैठे हैं और युवा शक्ति के साथ हम समाजवादी पार्टी को पूरे उत्तराखंड में अपनी जीत का परचम लहराएंगे। साथ आए आदरणीय रावत जी। तो समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर मीडिया से रूबरू होते हुए इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल है। साथ ही कहा कि जोशीमठ के लोग डर में जीने को विवश हैं। सरकार के पास कोई मजबूत प्लान नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को सिर्फ छलने का काम किया है। आगामी चुनाव में सपा दूसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आएगी। आने वाले निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कहते हैं कर्मणे बाधिकारस्ते मां फलेश खुदाचने। हम तो कर्म कर रहे हैं और पार्टी में कोई चुनौती नहीं होती। अगर आदमी धरातल पे काम करता है तो रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। उत्तराखंड के गठन के बाद से आज से कोई क्षेत्रीय देखिए, कांग्रेस और भाजपा का जो छलावा है वो अब उत्तराखंड की जनता बखूबी जान रही है। आप उदाहरण के तौर पर आप देखिए जोशीमठ में इतनी बड़ी त्रासदी, उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी दूसरा विकल्प बनेगी। अध्यक्ष जी आज आए थे, उधम सिंह नगर में कार्यकर्ताओं से मिले और समाजवादी पार्टी में सदस्यता अभियान को तेज करना, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना और पुरानों को पुनः जीवित करना और नगर पंचायत के चुनाव जिसमें समाजवादी पार्टी वार्ड मेंबर से लेकर के अध्यक्ष पद के सभी पदों को चुनाव लड़ी, उसके लिए निर्देशित कर गए तथा किसानों के नौजवानों को
गरीबों के जो मुद्दे हैं और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी का आंदोलन, धरना प्रदर्शन, रोड पर उतरने का आह्वान रहेगा। तो उधम सिंह नगर के काशीपुर में पुलिस अपराधों पर लगातार लगाम लगाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक के बाद एक कई वारदातों का खुलासा कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। इसी कड़ी में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जो बिलासपुर से 5 देसी तमंचों को खरीदकर मुंबई सप्लाई करने जा रहे थे। कोतवाली प्रभारी मनोज रतूड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कापर खेरना नवी मुंबई का स्लम अपने 2 साथियों फैजान और फहीम के साथ काशीपुर के ढेला पुल पर बस का इंतजार कर रहा था, जहां से तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दें कि पकड़े गए इन बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। और ये भी बता दें यहां पर कि फैजान और फहीम उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से 5 देसी तमंचे और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले का पता लगाने में जुटी हुई है। मुंबई में हथियार की ये सप्लाई किया करते थे। 2 इसमें से उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। काशीपुर के ढेला पुल के पास गिरफ्तारी की गई 3 हथियार तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। काशीपुर में ढेला पुल के पास से इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। टीम गठित कर रखी है जो मुखबिरों के माध्यम से सूचना एकत्र करते हैं और इस टाइप का यदि कोई अवैध असलाह का कहीं व्यापार हो रहा है तो उसके संबंध में जानते हैं। तो कल इसी कड़ी में हमारे प्रदीप मित्रा जी ने, नवीन बुदानी ने और अशोक कांडपाल की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 तमंचे बरामद हुए हैं। ये 5 तमंचों के बारे में इनके द्वारा बताया गया कि बिलासपुर बॉर्डर पर लोग जो उत्तराखंड का बॉर्डर है वहां से ये तमंचे खरीद के ला रहे थे और इन तमंचों को लेके ये बाहर बंबई वगैरह जाके इनको बेच रहे थे। तो हरिद्वार में साधु संतों ने यूपी सिंचाई विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 3 दिन पहले वैरागी कैंप में यूपी सिंचाई विभाग की ओर से अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई से साधु संतों में काफी नाराजगी है। बता दें कि बैरागी कैंप में बड़ी संख्या में जमा हुए साधु संतों ने यूपी सिंचाई विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, नुकसान की भरपाई न होने पर साधु संतों ने अनशन की चेतावनी भी दे डाली। साधु संतों ने यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर कोर्ट के स्टे के बावजूद कार्रवाई करने के आरोप भी लगाए हैं। भगवा की आड़ में जो है जमीन कब्जा रहे हैं। इनको तो हम दिखाएंगे भगवाधारियों को कि भगवाधारियों को गाली बकते सिंचाई विभाग के। और फिर मैं तो समझ में नहीं है, जब भगवाधारी की सरकार और भगवाई धारी की जो है ऐसे ही कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। भगवाधारी की सरकार में योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम भगवाधारियों की अगर लाज रखना चाहते हैं तो इन अधिकारियों को समझाएं। बार बार ये लोग आश्वासन दिए हैं। अधिकारियों की धींगा मुश्ती है। आज अधिकारी बात कर रहे हैं कि हमें इस बात का ज्ञान नहीं था। बहुत सारे उनके अधिकारियों की, उनके कर्मचारियों की रिसीविंग रिपोर्ट है, उसके उनके ऊपर हस्ताक्षर हैं। तो ये तो एक टालने वाली बात तो इस तरह के कह रहे हैं, बड़ा जो भी अधिकारी बोल रहे हैं कर रहे हैं इधर। या तो अपनी भूल को स्वीकार करते हुए हमारी बाउंड्री और गेट को कंप्लीट करें। अगर इस तरह का कार्य नहीं करते हैं तो कोर्ट की अवमानना के तहत, कोर्ट की मतलब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया है, हम लोग इन अधिकारियों को बाय नाम करके कोर्ट में जाएंगे और इन लोगों को दंड दिलवा के रहेंगे। तो वहीं हल्द्वानी में नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण ने भारी फोर्स के साथ बनभूलपुरा के लाइन नंबर 8 और 12 में 2 अवैध बिल्डिंग पर जेसीबी चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि हल्द्वानी में ये कार्रवाई की गई। बता दें कि बीते दिनों कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने यहां छापा मारकर इन अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे। कमिश्नर की छापेमारी कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने न सिर्फ सरकारी काम में बाधा डाला बल्कि अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया। लिहाजा 5 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
नंबर 8 और लाइन नंबर 12 में नजूल लैंड पर, जिनका फ्री होल्ड अभी नहीं हुआ था और उन्होंने सरकारी जमीन पर निर्माण किया था, जिसको लेकर 3 दिन पहले यहाँ पर जब कार्रवाई की गई थी तो इन लोगों ने लिखित आश्वासन दिया था कि 2 दिन में इस निर्माण को हटा लिया जाएगा। चूंकि इन लोगों ने अभी इस निर्माण को नहीं हटाया है, इसलिए पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम के साथ इस निर्माण को ध्वस्त किया। निर्माण नजूल जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए जा रहे थे, उसका निरीक्षण 30 तारीख को किया गया था। निरीक्षण के दौरान ही जो इस प्रकार अराजकता भद्रता की गई, राजकीय बाधा उत्पन्न की गई, यह बात उचित नहीं थी। जमीन भी अवैध है, निर्माण भी अवैध है, उसके बाद ही अराजकता ठीक नहीं थी और ये बार बार शिकायतें आ रही थी कि इस क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माण, अवैध कब्जे हो रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी क्रम में 30 तारीख को भी कार्रवाई हुई, 31 को भी है और आज भी किया गया। लाइन नंबर 12 में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम आई है। यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल का इंतजाम किया गया है। मैं स्वयं उपस्थित हूँ यहाँ पर और जो अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य है वो शांतिपूर्वक चलता है। तो अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग को लेकर अल्मोड़ा जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, जिसमें अल्मोड़ा के अस्पतालों में आ रही अनेक शिकायतों का निवारण भी किया गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के अस्पतालों में दवाइयों के साथ अनेक समस्याओं की शिकायतें आई, जिसमें अधिकारियों को त्वरित निवारण करने के निर्देश भी दे दिए गए। तीनों हॉस्पिटल्स के जो चिकित्सा प्रबंधन समितियां हैं उनकी बैठक रखी गई है और इसमें इनके जो एजेंडा थे, कुछ दवाइयां प्रोक्योर होनी है, कुछ मशीनों की रिपेयर इत्यादि होनी है, उसके मामले सॉर्ट आउट हुए हैं। साथ ही जो शिकायतें माननीय जनप्रतिनिधियों की ओर से समय समय पर हॉस्पिटल्स के संबंध में आती हैं, उनके विषय में भी वार्ता करके संबंधित अधिकारियों को ठीक करने के निर्देश दिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर बिजली विभाग की ओर से बिजली समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के लिए थराली विकासखंड के लोल्टी गांव में आयोजन किया गया, जिसमें थराली से इस दौरान बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग की ओर से बिलों में आ रही गड़बड़ियों की शिकायत भी की है। साथ ही विभाग के आला अधिकारियों ने बीपीएल परिवारों और निर्धनों और असहायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में उपभोक्ताओं ने कुल 18 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। पहले छूटे बिलों को भी जमा करवा दिया गया है, जिससे बिजली विभाग का तकरीबन 50,000 का राजस्व भी प्राप्त किया गया है। आए हैं 2 बिजली बिलों के संबंध में और 10 मीटर के संबंध में समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है। कुछ तोकों में बंद केबल प्रयोजन के लिए अनुरोध किया गया है, उसके लिए अनुबंध प्रक्रिया बाकी प्रारंभ है और जल्दी अनुबंध होने बाद उसका समाधान के जो कैंप लगे हैं विभागीय स्तर पर, तो बहुत सारे लोगों को इससे राहत मिल रही है। लोग अपनी समस्या को रख रहे हैं और क्योंकि मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभार जानकारी के अभाव में लोगों को विद्युत के भुगतान में बहुत दिक्कत भी होती है। कभी कभार बिल ज्यादा आ जाते हैं, उस समस्या का भी समाधान हो जाता है और साथ साथ जानकारी भी लोगों को देते हैं। तो बाजपुर के ब्लॉक कार्यालय में ग्राम प्रधानों ने मांगे पूरी नहीं होने पर ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि ग्राम प्रधानों के धरना प्रदर्शन और कार्यालय में तालाबंदी के दौरान अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय से बाहर मौजूद रहे, जिसके कारण ब्लॉक कार्यालय का काम भी प्रभावित रहा। ग्राम प्रधान संघ के सचिव शेरचंद कंबोज ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन शासन स्तर पर भेजे जा चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार और अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। पिछले काफी समय से मांगे चली आ रही है। एक तो जो मनरेगा में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो लागू किया है, उसको लेकर जो बहुत समस्या आ रही है। नेटवर्क को लेकर जो इतनी बड़ी समस्या है कि वो हो ही नहीं पा रहा है। पंचायतों में सुबह की अटेंडेंस लग गई तो शाम की नहीं लग पा रही है, तो मजदूर तबका जो है बहुत परेशान हो रहा है। दूसरा नंबर, जो मनरेगा को लेकर नई रोज कानून बने जा रहे हैं, जटिलताएं आ रही हैं और ये 20 काम लगातार 20 काम से ज्यादा हम नहीं कर पा रहे हैं।
जो 20 काम रनिंग में है तो 21वां काम हम कर ही नहीं पा रहे हैं और एक साल में फाइलें क्लोज ही नहीं हो रही हैं। तो उत्तराखंड में लगातार मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण अब अस्पतालों में भी लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि जब मौसम परिवर्तित होता है तो बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। इसका असर बच्चों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बच्चों के डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि जिस तरीके से मौसम लगातार बदल रहा है उसके कारण बच्चों में सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारी बढ़ गई है, लेकिन इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब मौसम बदलता है तो इस तरह की बीमारियां लगातार देखने को मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआती दौर पे बच्चे की बीमारी को पहचानने के लिए उसके अंदर जो लक्षण दिखते हैं वो सर्दी में नाक बहना या फिर खांसी होना दिखाई देना, जिसके लिए सबसे पहला इलाज है कि बच्चे को सर्दी से बचाएं। अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसको सही से कपड़े पहनाकर स्कूल भेजें। अभी जो है मौसम चेंज होने की वजह से बच्चों में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है सांस की आती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उसमें ठंडी हवा जब नाक के थ्रू फेफड़े में जाती है तो उसके वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत ज्यादा ही कॉमन है। तो बच्चों में कई बार फेफड़े में भी इन्फेक्शन हो सकता है, कई बार सर्दी, खांसी, जुकाम भी होता है। तो जस्ट इसमें यह है कि निमोनिया और सबसे ज्यादा जो आते हैं बच्चे ज्यादा बहुत सीरियस आते हैं तो निमोनिया होता है। तो केंद्रीय बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। बता दें कि कांग्रेस ने इस बजट पर गरीबों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए बजट में आम जनता को कोई राहत नहीं दी गई। पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई कमी नहीं आई, रसोई गैस के दामों में कोई राहत नहीं मिली। उसके साथ ही जोशीमठ आपदा को लेकर भी कोई भी राहत नहीं हुई है। बहुत निराश करने वाला बजट है। उस बजट से, चुनाव से पहले का बजट, हमेशा सरकार एक ऐसा बजट लेकर आती है जो जनता को फायदा पहुंचाने वाला हो, लेकिन इसमें आप देखिए कि लगातार कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं। पिछले चंद दिनों में लगभग $36 प्रति बैरल कच्चा तेल सस्ता हुआ, लेकिन डीजल, पेट्रोल में कोई राहत नहीं दी, महंगाई में कोई राहत नहीं मिलने जा रही, गैस के सिलेंडर में कोई राहत नहीं मिल रही, और शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट घटा दिया। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड को बहुत बुरी तरह निराश किया। और मैं किसान की अगर बात करूं तो गन्ना किसान को ये नहीं मालूम कि वो कितने का गन्ना डाल रहा है। किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए 2022 तक वादा किया था सरकार ने, और किसान की आमदनी दुगनी हुई नहीं हुई, लेकिन हाँ खर्चा जरूर उन्होंने उसका। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से जारी किए गए 2023-24 के बजट पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने प्रतिक्रिया जाहिर की। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि ये बजट एक ऐतिहासिक, बहुमुखी और संतुलित बजट है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन को लेकर भी बजट में कई बेहतर प्रावधान किए गए हैं। ये भी कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह से इनकम टैक्स के स्लैब को बनाया गया है उससे काफी राहत इस बजट से मिलने वाली है। जिस तरह से मध्यम वर्गीय लोगों के लिए 7 लाख तक टैक्स में रिलैक्सेशन दिया गया है, वो एक ऐतिहासिक कदम है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो 740 होने, जिस प्रकार से केंद्रीय करों में राज्यों का अंश बढ़ाया गया, हमारा प्रदेश का भी अंश उसमें बढ़ेगा। और प्रदेश का जो केंद्रीय पोषित योजना है उसमें भी प्रावधान बढ़े हैं, वित्तीय प्रावधान बढ़े हैं, तो उसमें राज्य को फायदा होगा। राज्यों को जो 50 वर्ष के लिए एक ब्याज मुक्त ऋण एक वर्ष मिलता था, वो 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है। ये सारे जो विषय हैं, इसमें निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड को फायदा होगा। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।